सो हाय माय लवली व्यूअर्स। तो क्या आप भी सीए के अटेम्प्ट्स दे दे के परेशान हो गए और इसी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा डीमोटिवेटेड हो गए हो? तो आज आपका यही डीमोटिवेशन को हम मोटिवेशन में कन्वर्ट करेंगे, बट कैसे, उसके लिए आज हमारे साथ है सीए एंड सीपीए शमी सलूजा सर, जो कि है इंडिया की लीडिंग फैकल्टी। और हाँ, आज एक और सरप्राइज़ है, आज हमारे साथ है सीए अमनदीप सिंह, जो कि बिग 4 अकाउंटिंग फर्म में जॉब करते हैं। सो यस, आज ये दोनों सीएज और सीपीए मिलके हमको गाइड करेंगे that how we can turn our setbacks into our comebacks. So let's start this podcast. So let's welcome sir, welcome to our Thank you, Nikita. podcast. Thank you. And welcome Aman, welcome Thank to you so our much. podcast. Thank you so much for having me. So अमन, जैसे कि आप खुद बिग 4 अकाउंटिंग फर्म में जॉब करते हैं एंड साथ ही साथ में आप खुद से सीए भी हैं, बट काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो सीए में फेल हो जाते हैं, सीए इंटर्न में फेल हो जाते हैं। तो उनके लिए क्या क्या ऐसे करियर ऑप्शंस हो सकते हैं जो कि वो चूज़ करके बिग 4 अकाउंटिंग फर्म्स में अपनी जॉब्स को अचीव कर सके? देखो, सबसे पहले ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। पहले ही क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा कि बच्चों को लगता है, खासकर जो कॉमर्स के बैकग्राउंड से होते हैं सर, कि हम बिग 4 में अगर हमें जाना है तो हमारे पास सिर्फ 2 या 3 ऑप्शन ही है जी। कि या तो हम सीए कर लें, या हम एक अच्छे कॉलेज से, इंस्टीट्यूट से एमबीए कर लें, या हम फिर सीएफए कर लें। यस। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा, अब मुझे 3 साल हो चुके हैं बिग 4 में काम करते हुए, कि जितनी रिस्पेक्ट और जितनी अपॉर्चुनिटीज एक सीए को है ना, ऐसे 1-2 कोर्सेज और हैं जिनको हमारे बराबर की रिस्पेक्ट एंड सैलरी मिल रही है। वो है एक तो सर सीपीए यूएस एंड एनरोल एजेंट। अब सीपीए यूएस की तो मुझे फिर भी सर नॉलेज है, बट एनरोल एजेंट की मुझे लगता है आपसे बेटर कोई नहीं बता सकता। थैंक यू अमन। जैसे आपने बोला कि बिग 4 में अपॉर्चुनिटीज़ होती है, चार्टर्ड अकाउंटेंट के अलावा सीपीए को भी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, इनरोल्ड एजेंट को भी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है। सो बेसिकली इनरोल्ड एजेंट क्या है? एक यूएस टैक्सेशन का लाइसेंस। अगर आप थोड़ा आईआरएस की वेबसाइट पे सर्च करेंगे, थोड़ा सा गूगल करेंगे या चैट जीपीटी पे आप सर्च करके देखिए, आप देखने को मिलेगा कि इनरोल्ड एजेंट हाईएस्ट टैक्स क्रेडेंशियल इन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ओके। सो अमेरिका का सबसे बड़ा टैक्स का क्रेडेंशियल है इनरोल्ड एजेंट, और इनरोल्ड एजेंट की जॉब बिग 4 में बहुत ज्यादा होती है। इवन आप देखते होंगे, आपने भी बिग 4 में नोटिस किया होगा कि अगर आपको एक सर्टेन लेवल पर जाना है, मैनेजर लेवल पर पहुंचना है, तो यू शुड हैव प्रोफेशनल डेजिग्नेशन। तो मेरे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो ईए कर रहे हैं बिग 4 में, लेकिन उनका प्रमोशन इसीलिए ड्यू है कि उनके पास कोई क्रेडेंशियल नहीं है, लाइक सीपीए नहीं है या ईए नहीं है। और सीपीए थोड़ा सा लॉन्ग टर्म होता है, मतलब उसमें 4 पेपर होते हैं, आपको ऑडिट भी पढ़ना है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग भी पढ़ना है, टैक्स भी पढ़ना है। बट ये एक स्पेशल क्रेडेंशियल फॉर यूएस टैक्सेशन, ओनली टैक्स। बेसिकली सीपीए जैसे सबको पता है कि यूएस या ऑस्ट्रेलिया, कनाडा का सीए है, चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ अमेरिका। चार्टर्ड अकाउंटेंट इंडिया में बोला जाता है, वहां पे सीपीए बोला जाता है। तो ऑब्वियसली जैसे सीए में ऑडिटिंग, अकाउंटिंग, टैक्सेशन, ट्रांसफर प्राइसिंग, ये सारी फील्ड्स होती है, अपने सब्जेक्ट्स होते हैं। सीपीए में भी ऐसे ही होते हैं, मगर एनरोल एजेंट में स्पेसिफिकली वो एक टैक्सेशन एक्सपर्ट होता है। टैक्सेशन और जैसे कई स्टूडेंट को तो कंफ्यूजन हो जाता है, जैसे इंडिया में हमारे टीआरपी होते हैं, टैक्स रिटर्न प्रिपेयर। हाँ जी। और यूएस के इनरोल्ड एजेंट को भी टैक्स रिटर्न प्रिपेयर नहीं, यूएस में जो टैक्स रिटर्न प्रिपेयर है इनरोल्ड एजेंट को लाइसेंस मिलता है। वो वहां की टैक्स बॉडी, जिसको आईआरएस बोलते हैं, उनके सामने रिप्रेजेंट हो सकते हैं एज ए टैक्स प्रैक्टिशनर। लेकिन इंडिया के टीआरपी को पावर नहीं होता। इंडिया में मन किसको पावर है? ओनली चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास ही ये केवल पावर। तो पावर से सर आपका क्या मतलब है? क्या वो साइन कर सकता है? साइन करने की अथॉरिटी है उसके पास? यस, इनकम टैक्स रिटर्न पे साइन कर सकता है और क्लाइंट को रिप्रेजेंट कर सकता है। जैसे हमारे इंडिया में स्क्रूटनी में, असेसमेंट में रिप्रेजेंट होते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। अच्छा। वहां पर असेसमेंट और स्क्रूटनी में कौन अपीयर होते हैं? इनरोल्ड एजेंट और सीपीए। तो सीपीए की इक्विवेलेंट ही पावर है इनरोल्ड एजेंट को फॉर द टैक्सेशन मैटर। ऑलराइट। मुझे लगता है कि यूएस में ऐसा लगता है कि जैसे टैक्सेशन ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट होता है हर बंदे की लाइफ में, एक नॉर्मल इंसान से लेके गवर्नमेंट बॉडी तक उनका रेवेन्यू ही टैक्स है। तो उन्होंने उसी के लिए एक स्पेशल प्रोफेशनल बना दिया, इनरोल्ड एजेंट। सो अमन, जैसे आप बिग 4 में हैं। जी सर। तो अगर व्यूअर्स को बताएं, जैसे बहुत सारे इनरोल्ड एजेंट या सीपीए बिग 4 को ज्वाइन करते हैं, तो क्या स्पेशल प्रिविलेजेस मिलते हैं बिग 4 में वर्किंग प्रोफेशनल्स को? आप अपना एक्सपीरियंस थोड़ा सा इसके बारे में शेयर कीजिए। देखो सर, सबसे पहले कोई भी जो बंदा सोचता है ना कि मुझे बिग 4 में जाना है, उसके दिमाग में एक ही चीज होती है कि एक तो मेरा यहाँ पे सैलरी पैकेज अच्छा मिलेगा। यस। दूसरा, अगर मैं बिग 4 में चला गया, बिग 4 इज व्हाट? बिग 4 इज द टॉप 4 फर्म्स में, जो सबसे टॉप में फर्म्स आ रही है वर्ल्ड में, उसमें है। अगर मैंने टॉप 4 फर्म में एक बार काम कर लिया, मुझे बिग 4 का टैग मिल गया, तो मुझे जब भी स्विच करना होगा आगे जाके, चाहे मैं इंडस्ट्री में जाता हूँ या किसी और फर्म में ही स्विच करता हूँ, मेरे लिए मुश्किल काम नहीं होगा ये, और मेरे को हाइक भी जल्दी मिलेगा। सो ये सबसे पहली चीज रहती है एक बच्चे के या एक प्रोफेशनल के, कि मैं बिग 4 ज्वाइन करूँ तो मुझे ये बेनिफिट मिलेगा। जी। अब मैंने कई बार जैसे सोशल मीडिया पे हमारे कई स्टूडेंट भी बताते हैं कि बिग 4 में इतना रियली प्रेशर रहता है, बिकॉज सम टाइम बिग 4 को लोग वर्क प्रेशर के लिए थोड़ा सा वो भी करते हैं। तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है?
देखो सर, ये टॉपिक वैसे अपने आप में बहुत बड़ा है ना। बहुत लोगों को ये पता नहीं होता कि बिग फोर भी 2 टाइप्स की होती है। एक बिग फोर इंडिया है, जो बाहर की फर्म्स, यूएस फर्म जो इंडिया में काम कर रही हैं किसी इंडियन फर्म के साथ एसोसिएट होके, ऑल्दो नाम उनका यूज हो रहा है बट अंदर से वो फर्म दूसरी है। तो वो इंडियन लॉज के हिसाब से जो काम कर रही है, इंडियन प्रैक्टिस फर्म्स के साथ मिलके काम कर रही है, वहाँ पे कल्चर थोड़ा डिफरेंट होता है। इंडिया में थोड़ा प्रोफेशनलिज्म ऑब्वियसली कम है। ऐसा नहीं है सब में ऐसा है, बट फिर भी कल्चर अगर हम कंपैरिजन करें यूएस और इंडिया का, तो इंडियन बिग फोर्स का खराब रहता है। अच्छा, इसलिए जो कहते हैं कि इतने इतने घंटे काम करना पड़ता है, ऐसा होता है वैसा होता है, ये मोस्टली इंडियन बिग फोर्स में देखा जाता है। बट अगर आप यूएस टैक्सेशन कर लेंगे या सीपीए कर लेंगे तो आप वो यूएसआई डिपार्टमेंट में जाएंगे। जी, आप फिर अब बिग फोर में जैसे एक बिग फोर इंडियन हो गई, एक बिग फोर ग्लोबल हो गई। मैं जैसे बिग फोर ग्लोबल में काम करता हूँ, तो यहाँ पे हम इंडिया लॉ से, इंडियन टैक्सेशन से, इंडियन अकाउंटेंसी से हमें कोई मतलब नहीं। हमारे सारे क्लाइंट यूएस कनाडा यहाँ के होते हैं, ठीक है जी। उनके लॉस के हिसाब से काम करते हैं, उनकी टाइमिंग के हिसाब से हम काम करते हैं, उनका जो प्रोफेशनलिज्म वहाँ पे वही हम यहाँ पे फॉलो करते हैं। तो कल्चर का मेजर डिफरेंस आ जाता है, आपके काम करने का तरीका डिफरेंट हो जाता है। प्रेशर होता है यहाँ पे भी, बट वैसा वाला प्रेशर नहीं होता जो हमें ज्यादा सुनने को मिलता है, जो डराता है लोगों को, जो मतलब एक मिथ है इसको हम जो मिथ है जी। अब अमन, जैसे आप भी चार्टर्ड अकाउंटेंट, मैं भी चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, हमारे इंडिया में बहुत सारे ऐसे सीए इंटर के स्टूडेंट्स होते हैं, दोज हु आर स्ट्रगलिंग टू गेट देयर सीए डेजिग्नेशन। मैं व्यूअर्स को हमेशा कह चुका हूँ कि चार्टर्ड अकाउंटेंट इज जस्ट लाइक अ मदर फॉर मी। वॉट एवर आई अचीव, मतलब मेरी जिंदगी में अगर कुछ भी अच्छा स्टार्ट होना शुरू हुआ है तो सीए बनने के बाद स्टार्ट हुआ है। बिल्कुल सच बात है। लेकिन सीए इज नॉट एवरीवन कप ऑफ टी। तो सीए इंटर स्टूडेंट के लिए आप थोड़ा सा और क्या सजेस्ट करना चाहेंगे कि सीए इंटर स्टूडेंट अगर जो स्ट्रगल कर रहा है 5 अटेम्प्ट 10 अटेम्प्ट, जैसे मुझे भी 1-2 अटेम्प्ट लगे थे, आपको लगे थे सीए में कुछ अटेम्प्ट? सर मेरे को अटेम्प्ट लगे थे, मेरे को इंटर में भी अटेम्प्ट्स लगे थे, मेरे को फाइनल में भी अटेम्प्ट्स लगे थे। ओवरऑल देखा जाए तो 5 से 6 अटेम्प्ट लगे हैं मेरे को भी जी। बट फाइनली आपने अपनी डेस्टिनेशन को तो पूरा फाइनली मैं सीए बन गया। और सीए की खास बात ये है, अगर आपने अटेम्प्ट्स लगे आपके तो आपको हर अटेम्प्ट स्ट्रांग बनाता है। उससे आप सीखते हो, आगे जाके आप लाइफ में जो भी करते हो वो अटेम्प्ट से जो पेशेंस आती है, जो आप में विल पावर आती है आगे लड़ने की, इसको क्लियर करने की, वो आपको ये अटेम्प्ट्स ही सिखाते हैं। तो मैं अपने आप को लकी मानता हूँ कि मेरे अटेम्प्ट्स लगे हैं और इसको मैं बिल्कुल नहीं शर्माता ये बताने में कि मेरे अटेम्प्ट्स। मैं भी जैसे आज सीपीए हूँ, चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, बट आई ऑलवेज से दैट कि सीए ने, मैंने इवन सीए में स्ट्रगल भी किया है, तो स्ट्रगल ने मुझे भी बहुत कुछ सिखाया है। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट आज स्ट्रगल कर रहा है, 5 अटेम्प्ट 10 अटेम्प्ट हो चुके हैं, और देखिए लाइफ में अर्निंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं हमेशा बोलता हूँ कि स्टार्ट अर्निंग ऑल्सो, बिकॉज आप अगर सीए में स्ट्रगल कर रहे हैं तो आपका कोई वैल्यू एडिशन नहीं हो रहा है। जी जी जी। तो आप, मैं ये नहीं कहूंगा कि सीए को छोड़ दीजिए, लेकिन न्यू पाथ है ऑल्सो देयर। आपको बिग फोर में आप चले जाइए, आप ईए कर लीजिए, सीपीए कर लीजिए, उसके बाद यू कैन कंटिन्यू चार्टर्ड अकाउंटेंसी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये कहीं ना कहीं एक सीए स्टूडेंट के लिए मैं ये भी कहना चाहूंगा कि सीए में स्ट्रगल हो गए तो आपका एक्सपीरियंस काउंट नहीं हो रहा। देखिए इंडियन सीए फर्म जो है वो आपको क्या काम कराती है, टीडीएस, जीएसटी, जो कहीं ना कहीं उतना वैल्यू एडिशन नहीं करेगा प्रोफेशनली ग्रो करने के लिए। वो बात तो है। तो कहीं ना कहीं आपके लिए इनरोल्ड एजेंट और सीपीए प्रोफेशन काफी अच्छे हो सकते हैं, शॉर्ट टर्म में आप इसको कर सकते हैं। बिल्कुल हो सकते हैं, क्योंकि देखो 2 टाइप की सोच होती है। अगर आप इस सोच को कि चाहे जो मर्जी हो जाए, हमारे जितने मर्जी अटेम्प्ट लगे, हमें सीए करनी है, और आप इससे बिल्कुल भी नहीं हिलते इस सोच से, तो आप सीए परस्यू करो। ऐसा कुछ नहीं होता कि आप 1-2 साल बाद जाके सीए बन रहे हो तो आप लाइफ में पीछे हो जाओगे। आप आगे जाके 2-4 साल बाद अपने जो पीयर्स होते हैं उनके बराबर पहुंच जाते हो। मगर आपके मन में अगर हल्का सा भी डाउट आता है कि यार मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, अगर मैं कुछ और कर लूँ तो शायद थोड़ा ईजी उस पर चले जाऊँ, ईजी पाथ पे चले जाऊँ, और मेरे को इतना ही जितना एक सीए के पैकेज लगते हैं मैं इतना ही कमा सकूँ, इतनी ही मुझे रिस्पेक्ट मिल जाए, तो आज के टाइम में ऑब्वियसली देयर आर मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज। जैसे कि आपने बात करी है, वो सीपीए के लिए एनरोल कर सकता है। ऑब्वियसली सीपीए बाहर की सीए है, लेकिन उसका लेवल सीए जितना नहीं है जी। आपने एनरोल एजेंट की बात करी, उससे और भी ज्यादा इजी कोर्स है, स्पेशलाइजेशन टैक्सेशन ओनली। छोटे कोर्सेज हैं, स्पेशलाइज्ड कोर्सेज हैं, और जल्दी हो जाते हैं, पैकेज आपके बराबर लगते हैं। तो अगर आपको इसकी नॉलेज है, आपको इसकी इन्फॉर्मेशन है, तो बिल्कुल परस्यू करो। आज के टाइम में इतनी अपॉर्चुनिटीज है कि आप किसी भी चीज को पकड़ के आप प्रोफेशन बना सकते हो। बिल्कुल। अब जैसे अमन आपने बोला, मैं एक बार व्यूअर्स को ये भी कहना चाहूंगा कि देखिए चार्टर्ड अकाउंटेंसी का थोड़ा सा एक प्रॉब्लम है ना, 2 बार एग्जाम होती है, अब तो शायद 3 बार होने लगी, 3 बार होने लगी। बट ए और सीपीए आप आज दे सकते हैं एग्जाम, डेली दे सकते हैं। अच्छा, दैट्स द बिगेस्ट पार्ट की जैसे
टुडे आई एम रेडी, ओके, आई कैन शेड्यूल माई एग्जाम, टुमारो आई एम रेडी, आई कैन शेड्यूल माई एग्जाम। बट सीए में ऐसा नहीं होता। सीए में हाँ जी, आपका हाँ पैरामीटर डिसाइड है, आप उस दिन आप बीमार हो गए तो फिर भी आपको आपका बिल्कुल अटेम्प्ट चला बिल्कुल गया। बिल्कुल। लेकिन सीपी और ये का बेस्ट पार्ट क्या है कि आप डेली पेपर दे सकते हो। और एक और अच्छी बात, आप बताइए चार्टर्ड अकाउंटेंसी में क्या आप अपने पेपर को रीशेड्यूल कर सकते थे? बिल्कुल नहीं कर सकते, काश कर सकते हो। लेकिन इसमें आप रीशेड्यूल कर सकते हैं। जैसे अच्छा। मैंने खुद ने अपना रीशेड्यूल किया, मैं जैसे सीपीए कर रहा था, हाँ जी, हाँ तो जी, दिवाली आ गई तो फेस्टिवल का टाइम था, तो मैंने सोचा कि यार क्यों पढ़ाई करें, अभी जी, थोड़ा जी। एंजॉय कर लेते हैं, फैमिली को टाइम देते हैं। मैंने अपना रीशेड्यूल कर लिया जस्ट आफ्टर 10 days। वाह। सो दिस इज द लग्जरी, दिस इज द फ्लेक्सिबिलिटी इन द इंटरनेशनल कोर्सेज कि आप रीशेड्यूल कर सकते हो। सीए में आपको एक साथ 4 पेपर देने होते हैं जी, लेकिन यहाँ पे आप जैसे सीपीए में केवल 4 पेपर है, तो आप केवल पहला एक पेपर दे दो, उसको पास कर लो, फिर आप थोड़ा घूम लो, पढ़ाई कर लो, फिर सेकंड पेपर दे दो, फिर तीसरा दे दो, चौथा दे दो, तो आप 30 months मिलते हैं आपको। बट सर आपको ऐसा क्यों लगता है कि सीपीए ने या बाहर की जो बॉडी है जिन्होंने सीपीए जिसको रेगुलेट सीपीए जो रेगुलेट करती है, उन्होंने ऐसा रूल क्यों बनाया है कि आप एक ही पेपर दे सकते हो, अगर चाहो तो बाद में नहीं दे सकते? उसका रीजन है, देखिए अमेरिकन्स आर नॉट दैट मच हार्ड वर्किंग पीपल जैसे हमारे इंडियंस। हमारे इंडियंस तो कई बार बोलते हैं कि सर हम ये नया कल्चर है ना, कहते हैं जिसको वर्क लाइफ बैलेंस, ये अमेरिकन कल्चर है, इट इज नॉट इंडियन कल्चर। इंडियंस फॉलो नहीं कर पाते, इंडियन इसको फॉलो नहीं कर पाते। हाँ जी। तो उन्होंने वहां के कल्चर के, वहां के लोगों के हिसाब से सोचा कि अगर हम उनसे बैक टू बैक 4 days में पेपर लेंगे तो दे फील एग्जॉस्ट। तो उन्होंने बोला कि आप पहले स्पेशलाइजेशन कीजिए, एक पेपर को पास कीजिए, इफ यू आर रेडी फॉर सेकंड पेपर देन अपीयर फॉर द सेकंड पेपर। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी, और इनरोल्ड एजेंट में भी ऐसा है। अच्छा, इवन इनरोल्ड एजेंट का सब्जेक्ट एक ही है, उसके 3 एग्जाम है। आप एग्जाम आज दे दो, फिर आपकी जब मर्जी आप बुक कर लो। अच्छा, तो ये एक फ्लेक्सिबिलिटी होने के कारण कहीं ना कहीं बहुत सारे चार्टर्ड, देखिए मैं कुछ चार्टर्ड अकाउंटेंट, व्हाई आई शुड नीड टू बिकम ए सीपीए, क्योंकि क्रेडिबिलिटी आती है। जैसे आप भी एक सीए हैं, देखिए सीए के पास इंडियन प्रैक्टिस का लाइसेंस है, आप इंडियन बैलेंस शीट को साइन कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई बिजनेस है जो यूएस में है, जी, बहुत सारे इंडियंस हैं जो पीआर पे और इमिग्रेशन पर आउटसाइड इंडिया रहते हैं, वो अपना बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, तो उनको वहां पे रिटर्न फाइल करना हो, जी जी जी, तो फिर वो अपने इंडियन सीपीएस को सर्च करते हैं जो उनके कंप्लायंसेस को कर सके। तो ये भी एक बहुत अच्छा रीजन हो सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि जो इंडियन सीए है, जी ठीक है, जैसे सीए हमारे पेपर लगातार पेपर होते हैं, तो ये इसमें क्या होता है कि बच्चे ना सिर्फ पास करने में लग जाते हैं। यस, हार्ड वर्किंग जरूर बन जाते हैं वो, आपको 4 दिन के अंदर पूरा समंदर Syllabus। जितना कोर्स पूरा करना है और पेपर देना है, गागर में सागर भरना है आपको। सागर भरना है जी। तो वो हार्ड वर्किंग जरूर हो जाते हैं, वो पेपर पास करने की उनको टेक्निक आ जाती है, बट इस चक्कर में क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज होती है। और मेरे को लगता है कि जो बाहर की बॉडी है उनको पता है, यूएस वगैरह में हर चीज हमने देखा है कि ऑब्वियसली क्वालिटी मैटर्स। यस, तो अगर वो उनका शायद ये पर्पस है कि अगर हम बच्चा एक भी पेपर देना तो उसको ढंग से पढ़ के दे। और अमन एक बात और है कि इसमें क्या होता है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम। अब आप सोचिए, आपने कॉपी पेपर लेकर लिखा होगा, अब लेट से आपकी लैंग्वेज मुझे समझ में नहीं आई, तो यहाँ पे सब्जेक्टिविटी आ जाती है ना। अब आपकी और मेरी कॉपी निकिता जाचे, और आपने बहुत अच्छा लिखा है लेट से, तो निकिता कहीं ना कहीं आपसे पहले इन्फ्लुएंस हो जाएगी। बिल्कुल। फिर मेरी कॉपी अगर आई, मेरा उससे कम आंसर है, तो वो मेरे से आपको कंपेयर कर सकती है। लेकिन अगर ह्यूमन बीइंग नहीं होंगे, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगी, तो आपको पता है एमसीक्यू का आंसर तो कोई चॉइस ही नहीं। राइट। तो दैट्स अ गुड पार्ट ऑफ सीपी एंड ईए, प्योरली कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। तो मैं इंडियन और केस स्टडी बेस्ड एग्जाम, आप सोचिए आपने याद करा है कि नहीं, आप सच बताना कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी में आपने बहुत सारा रट्टा जरूर मारा होगा, स्पेशली इसका सब्जेक्ट। इसका तो सर मैंने क्या रटा था, क्या एग्जामिनेशन ही मेरी आ गई थी, इतना रट गया था। मतलब मैं व्यूअर्स को बता रहा हूँ ये अपना सीक्रेट, सब व्यूअर्स बोलेंगे मेरे को 40 मार्क्स आए इसका में, और इंटर में आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, हाँ जी, उसमें भी 40। मेरा था कि ITSM इसका ऑडिट, इंटर हो चाहे फाइनल हो, सब में मैंने एग्जामिनेशन मारी है। मुझे 40 रटने में बहुत अच्छा था। नहीं, मेरा एप्लीकेशन अच्छा था, टैक्सेशन और अकाउंटिंग में मेरी एग्जामिनेशन है, बट मेरी राइटिंग गंदी थी। आप कह रहे थे ना कि निकिता डिसाइड कर लेगी कि अच्छा इसकी राइटिंग अच्छी है, थोड़ा वो आ जाएगी बायस, मेरे केस ऐसा नहीं होता। तो दोनों में राइटिंग कंपटीशन होना चाहिए, किसकी खराब है। मेरे को तो लगता है मेरे एक आधा अटेम्प्ट इसी वजह से लगा था कि मेरी राइटिंग बहुत खराब थी, क्योंकि एंड में जब आपके 15 मिनट बचते हैं और आपको पता है आपका पेपर इतना सारा बचा है, तो फिर आपको लिखना पड़ता है। पता नहीं, हमें ही नहीं पता होता कि हम क्या लिख रहे हैं, तो इन्विजिलेटर। सर जैसे कि आप खुद बिग 4 में जॉब करते हैं, तो हमारे व्यूअर्स का एक काफ़ी क्वेश्चन रहता है कि एज अ सीए आपका बिग 4 में स्टार्टिंग पैकेज क्या रहता है इन जनरल, लाइक एक नॉर्मल सीए फ्रेशर्स का क्या पैकेज रहता होगा? ये आपने सबसे खतरनाक सवाल, मोस्ट सर्च क्वेश्चन ऑन यूट्यूब रिगार्डिंग सीए आपने पूछ लिया। तो चलो उसका जवाब दे देता हूँ मैं, बट इसके आगे थोड़ा सा मैं और कुछ नई बात बताऊंगा मैं आपको। देखो जी, स्टार्टिंग पैकेज जो बिग 4 में लगते हैं, ऑब्वियसली एक फ्रेशर सीए के 8 to 10 लाख पर एनएम के लगते हैं। बट मुझे ऐसा लगता है कि अब ये क्वेश्चन चेंज कर देना चाहिए
क्योंकि सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के ही इतने के पैकेज नहीं लगते, चाहे वो MBA फाइनेंस आ रहा है, चाहे वो USCP आ रहा है, चाहे वो एनरोल्ड एजेंट आ रहा है जिसके बारे में सर बात कर रहे थे, उनके भी इतने ही पैकेज लगते हैं। ये लोगों की गलत फहमी है कि हर बच्चा जो डिफरेंट कोर्स करके आ रहा है उसका पैकेज अलग होगा। बिग 4 इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है, 20-20 हज़ार एम्प्लॉयज़ होते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो उनका एक ब्रैकेट होता है कि कोई फ्रेशर आया है जिसका 1 साल का एक्सपीरियंस है, तो वो ऑब्वियसली इतने सारे एम्प्लॉयज़ को अलग अलग सैलरी पैकेज पे नहीं रख सकते, तो वो एक ब्रैकेट बना देते हैं कि सबका ये जो जितने फ्रेशर है वो 8 से 10 लाख के बीच में है। हो सकता है 10-20 हज़ार रुपये का एक आधा का फ़र्क हो, बट यूजुअली सबका सेम होता है। तो इसलिए जब हम ये क्वेश्चन पूछना शुरू कर देंगे ना कि बिग 4 में CA, CPA, एनरोल एजेंट, MBA फाइनेंस, इनका कितने का पैकेज होता है, तब शायद बच्चों के मन से भी ये चीज़ थोड़ी दूर हो जाएगी। मतलब मोर और लेस सेम ही पैकेज मिलता है दोनों को, मोर और लेस सेम ही मिलता है। बाकी आपको सर बता ही सकते हैं। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हमसे EA कंप्लीट करते हैं उसके बाद जब वो बिग 4 ज्वाइन करते हैं, वन ऑफ माय स्टूडेंट है, नाम नहीं कोट करता हूँ, उन्होंने इनरोल एजेंट को भी कंप्लीट भी नहीं किया था, PwC में उनका प्लेसमेंट हुआ है। एक मेरा स्टूडेंट है, उसने भी जस्ट रिसेंटली EA पास किया, आपने उनका इंटरव्यू भी किया है, उनका E&Y में प्लेसमेंट हुआ है। तो बिग 4 US टैक्सेशन प्रोफाइल के लिए ज़्यादा पैकेज क्यों देती है, उसका एक लॉजिक मैं बता रहा हूँ। डिमांड एंड सप्लाई। देखिए इंडियन पीपल के थॉट प्रोसेस क्या है, चार्टर्ड अकाउंटेंसी करना, कंपनी सेक्रेटरी करना या इंडियन CA में करना, तो उन्हें तो पर्सन चाहिए US टैक्सेशन के नॉलेज के। तो लेट्स से निकिता आप हैं, अब आपने EA कर लिया और मैंने भी CA किया, इन्होंने भी CA किया, सब लोग CA हैं, तो उनको तो EA की रिक्वायरमेंट है, तो EA पर्सन है ही नहीं, तो वो क्या करेंगे फिर, आपको इमीडिएटली पैकेज ज्यादा देके हायर करेंगे। और इवन इफ यू आर नॉट EA बट यू हैव टैक्सेशन नॉलेज, US टैक्सेशन नॉलेज, जिसमें फॉर्म 1040, 1065, तो आपकी हायरिंग भी 8 to 10 लाख में। वन ऑफ माई स्टूडेंट 12 लाख का पैकेज गया उसका। अरे वाह, स्टार्टिंग पैकेज 12 लाख का, वो बस सॉल्ट की प्रोफाइल में काम कर रहा है। मैं आपको उसका ईमेल भी दिखाऊंगा। वो बोलता है कि सर आपने मेरी लाइफ को चेंज कर दिया, क्योंकि हम आपको जो हम एक्चुअली क्या करते हैं, अमन, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करते हैं। ओके जैसे एक्चुअल में क्लाइंट का रिटर्न कैसे फाइल करना है, इसके लिए हम CCS सॉफ्टवेयर की ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। तो हम आपको केवल एकेडमिक नहीं ट्रेन करने जा रहे, वी आर गोइंग टू ट्रेन थ्योरेटिकली एज वेल एज प्रैक्टिकली। तो ये हमारा एक कहीं ना कहीं मोटिव रहता है। नहीं, ये बहुत अच्छी चीज़ है। और ये सिर्फ मुझे लगता है कि इस चीज़ को अगर प्रमोट रेगुलर बेसिस पे करना शुरू कर देना, तो धीरे धीरे मार्केट से ये वाली चीज़ दूर हो जाएगी, बच्चों को थोड़ी नॉलेज मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। आज इतना सारा मीडियम है, इतने यूट्यूब चैनल्स बने हुए हैं, हर बंदा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, आप ये कर लो वो कर लो, बट जो रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है वो अभी इतनी ज़्यादा नहीं आ पा रही, मतलब सामने नहीं आ पा रही, जैसे सर जो बात कर रहे हैं। और मैं खुद सुन के, मैं बीइंग अ CA, मुझे 3 साल बिग 4 में हो गए हैं, मुझे खुद नहीं इन कोर्सेज का पता था, या ऐसा पता था कि जैसे आपने बताया कि इतने अच्छे अच्छे पैकेजेस लग रहे हैं, क्योंकि सबको लगता है हमने CA कर लीजिए हम बेस्ट है, हम तो सबसे ज़्यादा कमा रहे हैं। आज के जब हम बिग 4 में, अब आज पता लगता है कि हमारा जो मैनेजर है वो CP है, हमारा जो सीनियर मैनेजर है वो BCom था। मुझे अभी कल ही पता लगा एक अपने फ्रेंड से कि उसका जो सीनियर मैनेजर है वो 30-31 साल का है, मतलब 30-31 साल का ही है। यूजुअली जो मैंने CAs देखे हैं अपनी फर्म में, जो सीनियर मैनेजर्स होते हैं वो 34 to 40 के बीच में बनते हैं। वो 30-31 की एज में वो CPA बना हुआ है, और उससे पहले उसने क्या करा था, कुछ भी नहीं करा था, BCom से प्लेस होके आया था जी। जॉब हुई 2-3 साल, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ पे आपकी नॉर्मल प्रमोशन हो जाती है, कंसल्टेंट, सीनियर कंसल्टेंट, ये नॉर्मल होती गई। साथ साथ उसने CPA में एनरोल कर दिया। जॉब के साथ साथ CPA कंप्लीट हो गई। जैसी CPA कंप्लीट हुई तो मैनेजर के लिए एलिजिबल हो गया। ऑब्वियसली अगर वो काम में अच्छा होगा तो उसकी प्रमोशन जल्दी होती रहेगी, और 30-31 साल की उम्र में वो सीनियर मैनेजर बन के बैठा है। और अमन, जैसे क्या होता है कि बहुत सारे इंडियंस है ना अब्रॉड जाते हैं, जैसे कनाडा जाते हैं, US जाते हैं, तो US में नोबडी नो अबाउट चार्टर्ड अकाउंट, दे आर वेरी मच अवेयर अबाउट CPA। राइट। अब अगर आपका कोई क्लाइंट है, वो US का क्लाइंट है, तो वो CPA के साथ में ज्यादा कंफर्टेबल होगा, EA के साथ में ज्यादा कंफर्टेबल होगा, बिकॉज वो एक कंट्री ओरिएंटेड क्या है क्वालिफिकेशन से। तो अगर हम जैसे आज हमें इंडिया में कोई रिटर्न फाइल कराना है या कोई टैक्स का काम कराना है, तो पहला थॉट हमारा चार्टर्ड अकाउंटेंट आता है। ऐसे अमेरिकन का पहला थॉट क्या आता है, CPA, EA। दैट्स व्हाई इन प्रोफेशन की क्रेडिबिलिटी, इफ यू आर इंडियन, यू आर गोइंग अब्रॉड फॉर इमिग्रेशन, फॉर वर्क वीजा, या आप PR के बेसिस पे जाते हैं या स्टडी वीजा पे जाते हैं, तो साइमल्टेनियसली आप क्या कर सकते हैं, इन प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन को अगर अटेंड कर लेते हैं तो आपको बहुत अच्छी क्रेडिबिलिटी मिलती है, और फिर आपको अपनी फील्ड में जॉब मिल पाती है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है सर, आई एग्री। सो अमन, मैं भी आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि लेट्स से अगर आपको पहले, आज जैसे आपने 19 में कंप्लीट किया CA, 2019 में, राइट, 2019 में, मेरा तो 2013 में कंप्लीट हो गया था। अगर लेट्स से आपको CPA पहले पता होता जी, तो विल यू चूज CPA और CA? डेफिनेटली CPA करता। मैं क्यों CA में इतना टाइम लगाता, अगर मुझे पता था कि मेरी डायरेक्ट एंट्री सीधा बिग 4 में CPA के थ्रू हो सकती है, मैं CPA करता। अभी मेरी डायरेक्ट एंट्री बिग 4 में नहीं हो पाई थी, इसलिए नहीं हो पाई थी क्योंकि मेरा आर्टिकलशिप वाला बैकग्राउंड बड़ी फर्म से नहीं था, मीडियोकर फर्म थी। और जब मैंने CA क्लियर करा,
मैंने कोशिश करी थी रेफरेंस लगवाने की, इंटरव्यू शेड्यूल कराने की, बट मुझे यही बोला गया कि आप पहले टॉप 10 या टॉप 20 फर्म में काम करके आइए, तब आपकी बिग फोर में एंट्री हो सकती है, सीए बनने के बाद भी। सीए बनने के बाद, लेकिन सीपीए के केस में आपको सीपीए के केस में और कोई है नहीं, नीचे की फर्म्स आपको हायर ही नहीं करेंगी। सारा सीपीए का मोस्टली जो काम है वो बिग फोर से हायर करती है, तो आपकी डायरेक्ट एंट्री सीपीए के थ्रू हो सकती है। आपको ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी, इन कंपैरिजन टू सीए मेहनत करनी पड़ेगी, कंपैरेटिवली कम करनी पड़ेगी, टाइम आपको कम लगेगा और आप आराम से बिग फोर में एंट्री लेके अच्छा पैकेज दे सकते हैं। अमन, मेरा आपसे क्वेश्चन, जैसे आपने बिग फोर का इंटरव्यू फेस किया है, तो हमारे व्यूअर्स को आप ऐसी 3-4 बातें, अगर आप बिग फोर में इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो आपको क्या ध्यान रखना चाहिए फॉर एचआर राउंड, फॉर टेक्निकल राउंड? मैं आपका एक्सपीरियंस जानना चाहूंगा, आप अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कर सकते हैं। बिल्कुल सर, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। और हर बच्चा जो इंटरव्यू देने जाता है पहली बार ना जी, वो बहुत घबराता है। यस, खासकर हम इंडियंस को सबसे पहली दिक्कत होती है इंग्लिश में हम लड़खड़ाएंगे, मेरे साथ भी ये दिक्कत थी। एंड दूसरा कि यार हम कैसे जवाब देंगे, क्या जवाब देंगे। एचआर के जो बेसिक्स क्वेश्चन होते हैं, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, वेयर डू यू सी आफ्टर 5 years, व्हाई डू यू वांट टू जॉइन आवर फर्म, ये जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं। तो ये एचआर राउंड जो होता है ये मुझे लगता है फॉर्मेलिटी का राउंड होता है। ये बेसिक क्वेश्चंस है, इनके बेसिक जवाब है, हर बंदा एक ही जवाब देता है, या वो गूगल कर लेगा, आज के टाइम में चैट जीपीटी से पूछ लेगा, तो वैसे जो होते हैं वो रट लेते हैं। बट मैंने इसमें क्या अलग करा था, ये तो कुछ जवाब मैंने रटे ही थे, क्योंकि इसमें आपको अपना इंग्लिश का फ्लो दिखाना होता है जी। जो रटा हुआ है आप उसमें इंग्लिश का फ्लो दिखा देते हो, और आपने अगर वो बोल दिया, आप में कॉन्फिडेंस आ जाता है। ठीक है। उसके बाद जो भी उन्होंने मेरे से क्रॉस क्वेश्चनिंग करी, वहाँ पे मैंने एकदम ऑनेस्टली आंसर दिया था, क्योंकि मेरे साथ सबसे बड़ी दिक्कत थी कि मैंने पहले टॉप 6 फर्म में काम करा 2019 में सीए बनने के बाद। उसके बाद मेरा 1.5 साल का गैप था जिसमें मैंने यूट्यूब स्टार्ट करा था। 1.5 साल मैंने कुछ काम नहीं करा था। तो मेरे पास सबसे बड़ा चैलेंज ही ये था कि मैं एचआर को समझाऊंगा कैसे कि भाई क्यों था ये 1.5 साल का गैप जी। तो बहुत लोग इसमें क्या गलती करते हैं, वो इसमें थोड़ा झूठ बोल देते हैं, झूठ बोलना करने की कोशिश। एक्चुअल में मैं अपनी किसी बड़ी फर्म में नहीं, मैं अपने घर की फर्म थी, मेरे चाचा मामा की फर्म थी, मैं वहाँ काम कर रहा था, तो इसलिए मेरे पास वहाँ का लेटर नहीं है ना, ज्वाइनिंग लेटर नहीं है, एग्जिट लेटर नहीं है। तो ऐसे ऐसे कुछ ना कुछ बोल देते हैं मैं इधर पैकेज में। मैंने बिल्कुल झूठ नहीं बोला। तो मैंने उनको यही बोला था, मैंने कहा 2014 से मेरी सीए जर्नी स्टार्ट हुई थी, 2019 तक मैंने लग के पढ़ाई करी, सारी मेहनत करी। उसके बाद मैं जॉब में आ गया, और वो जॉब भी स्टैट्यूटरी ऑडिट इंडियन प्रैक्टिस में थी, बहुत स्ट्रेसफुल जॉब थी, और मैं सीरियसली उससे एग्जॉस्ट हो गया था। सो आई वांटेड टू एक्सप्लोर माई सेल्फ, मैं कुछ नया करना चाहता था, मैं अपने आप को ब्रेक देना चाहता था। सो मैंने थोड़े टाइम के लिए जॉब क्विट करी, मैंने ट्रैवल करा, और ऐसा नहीं मैं खाली बैठा 1.5 साल में। आई ट्रैवल्ड, मैंने नई चीज़ सीखी, मैंने यूट्यूब एडिटिंग सीखी, मैंने यूट्यूब ब्लॉग्स बनाना सीखे, ये सीखे। सो मैंने कोई ना कोई स्किल लर्न करी, ऐसा नहीं मैं खाली बैठा। तो इसको सुन के ना मेरे को कभी क्रॉस क्वेश्चन नहीं आया, और वो इस चीज़ से बड़ा इंप्रेस हुए। तो बस वो ये पूछते थे कि अच्छा तो वो आप अभी भी कंटिन्यू कर रहे हो? हाँ करता था मैं, यहाँ भी झूठ नहीं बोलता था मैं, क्योंकि उनको होता है कि अरे अभी भी कंटिन्यू कर रहा है, जॉब कैसे करेगा आगे जाके। तो ये मेरे से पूछते, मैं कहा नहीं मैं अभी भी कंटिन्यू कर रहा हूँ, तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगी, आप साथ में जॉब भी कर लो? मैं कहा नहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, ये मैंने सीख लिया। 1.5 साल जो मैंने सीखा है, मेरी एफिशिएंसी आ गई है इसमें। मतलब आपका एप्टीट्यूड, आपका एटीट्यूड बहुत पॉजिटिव होना चाहिए टुवर्ड्स आंसरिंग द क्वेश्चंस। बिल्कुल, जहां सामने वाले को पता लग जाए ये बंदा ऑनेस्ट है, ये सच बोल रहा है, तो उसके बाद आपका राउंड तो वैसे ही पास हो गया। तो एचआर राउंड तो इसलिए ऐसे इजीली पास हो जाता है जी। बात आती है टेक्निकल राउंड की, जो बिग फोर में बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी भी है जी। आपको पता होना चाहिए कि आप कौन सी प्रोफाइल के लिए इंटरव्यू दे रहे हो। ओके। बिग फोर की खास बात यह है, आपको अगर प्रोफाइल पता है ना, आपको जॉब डिस्क्रिप्शन पता है, उनकी वेबसाइट पे जाओ, ओके, जो जॉब्स हैं या उसके बारे में सर्च बार में लिख दो, उस प्रोफाइल के बारे में सब कुछ आ जाता है। ओके, ठीक है, आपने पहले वहां से पढ़ लिया। उसके बाद आपको एक आधा कोई बंदा ढूंढना जो उस प्रोफाइल में काम कर रहा है। इतना मुश्किल काम नहीं आज के टाइम में, लिंक्डइन है, इंस्टाग्राम है, आपका फ्रेंड सर्कल होता है, कहीं ना कहीं से बंदा मिल जाता है जी। उससे पूछो कि आप क्या काम कर रहे हो किसी भी एक क्लाइंट का। ओके, ठीक है, वो क्लाइंट आप अपना क्लाइंट बना लो। ओके, अपने रिज्यूमे में भी वो लिख दो उसके बारे में। ठीक है, कि जैसे मैं सॉक्स में काम करता हूँ, तो मैंने अपने फ्रेंड से पूछा सॉक्स में क्या क्या काम होता है, तो सॉक्स का मैंने सारा वो लिख लिया, जो बेसिक चीजें। अब मुझे पता है इसमें से मान लो 5 क्वेश्चन है, 5 में से 4 तो मैंने लिखे हुए हैं, मैं उनका जवाब दे दूंगा। जैसे ही मैं वो जवाब दे दूंगा, मेरा इंटरव्यू क्लियर हो गया, क्योंकि उसको पता है कि इसी जॉब प्रोफाइल के लिए इंटरव्यू है। इसने 4 जवाब भी दे दिए जी, तो इसका मतलब इसने काम कर रखा है, उसको पता है। बस आप तो यही बात पे हम इसीलिए जब हम व्यूअर्स को बताना चाहेंगे, हम जब यूएस टैक्सेशन में ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, तो हमारी सीसीएस ट्रेनिंग में भी यही सारी चीजें होती है कि हम जॉब डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं कि फॉर्म 1040, 1065, 1120 में आपको क्या फिल करना है। तो आपको स्ट्रेट स्मार्ट होना पड़ता है। जितना देखिए, अगर आपकी कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए, यू शुड बी वेरी कॉन्फिडेंट, यू शुड बी वेरी पोलाइट ऑल्सो।
राइट मतलब मेरी एक स्टूडेंट है सुखम, शी इज वर्किंग इन KPMG कनाडा। ओके। तो उसने मुझे बताया कि सर जब आप बिग 4 में इंटरव्यू के लिए जाते हैं ना, तो हाउ पोलाइट यू आर, हाउ काम यू आर, मतलब आप में एक वो नहीं होना चाहिए कि आप बहुत इरिटेट हो रहे हो या आप बहुत ज्यादा आप में कप आ रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप बहुत पोलाइट हो, बहुत साइलेंटली आप स्लो बोल रहे हो, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती है। बिल्कुल। तो थोड़ी थोड़ी ये चीजें मैटर होती है जिसको हम हमारी ट्रेनिंग पार्ट में कवर करते हैं। बिल्कुल। कम्युनिकेशन तो सर, कम्युनिकेशन एक ऐसी चीज है कि अगर आपकी अच्छी है ना जी, तो आपकी टेक्निकल नॉलेज सेकेंडरी हो जाती है, इतनी है भी नहीं आपको टेक्निकल नॉलेज। मैं जनरली महेंद्र सिंह धोनी का कोट करूंगा कि लाइफ में टैलेंट से नहीं कॉन्फिडेंस से ज्यादा चीजें होती है। मैंने कहीं सुना था ये कोट। मैं खुद क्रिकेट खेलता हूँ तो मैं कई बार इस चीज को सोच के जाता हूँ जब मेरे टैलेंट से नहीं कॉन्फिडेंस से ज्यादा चीजें होती हैं। राइट। तो मैं अपने व्यूअर्स को ये कहना चाहूंगा कि अगर आप EA CPA करते हैं तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। आप सोचिए इंडिया में BCom स्टूडेंट को क्या सैलरी मिलती होगी हम इंडिया में? कुछ भी नहीं, 3-4 लाख मुश्किल से शायद। मतलब अगर मेरे को लगता है 20,000 के लिए दे आर स्ट्रगलिंग इन मेट्रो सिटीज, 25-30,000 के लिए जॉब्स मिलती नहीं, पहले तो मिलती नहीं है। तो अगर BCom स्टूडेंट CA पाथ को चूज नहीं करना चाहते तो दे हैव द ऑप्शन लाइक EA CPA, तो अदर ऑप्शंस आर आल्सो देयर। सो जैसे कि आप दोनों ही CA के स्टूडेंट्स हैं और अभी आप दोनों CA प्रोफेशनल्स हैं एंड यू हैव बीन वर्किंग वेरी ग्रेटली इन योर करियर्स, राइट? सो अगर मैं चाहूंगी जो हमारे व्यूअर्स हैं जो CA में बार बार फेल हो रहे हो, काफी ज्यादा डीमोटिवेट हो गए, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि उनको मोटिवेशन देने के लिए आप उन्हें क्या कहना चाहोगे? तो आई वुड लाइक टू स्टार्ट विद यू। देखो, मोटिवेशन जितनी मर्जी बाहर से मिल जाए उसका फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि एंड में सर वही मोटिवेशन काम आती है जो इनसाइड होती है, आप खुद को कर सकते हो। CA के बच्चों को हमेशा ना मैं वो वाला एग्जांपल देता हूँ कि जिन्होंने अपने बचपन में कोई ना कोई स्पोर्ट खेली है ना, तो उसको हार पता होती है क्या होता है, फेलियर पता क्या होती है। मान लो क्रिकेट मैच है, खेलते हैं ना हम, बहुत अच्छा मैच है, फाइनल मैच है, हार गए, दुख होता है, बट ऐसा नहीं है उसके बाद हम खेलना छोड़ देते हैं। यस, है ना, अगले हफ्ते फिर हम मोटिवेशन के साथ जाते हैं, मोटिवेशन से स्टार्ट करते हैं। तो ये वाला एटीट्यूड, एक स्पोर्ट्समैन वाला एटीट्यूड बहुत ज़रूरी है। CA के अंदर में भी, पढ़ाई के अंदर में भी बहुत बच्चों का चलो नहीं होता स्पोर्ट्स बैकग्राउंड, तो वो अपने आप को मोटिवेट कैसे करेंगे? इसी सोच से करेंगे कि भाई ये एक जस्ट एक अनदर मैच था, जस्ट एक अनदर पेपर था, और CA एक ऐसी फील्ड है जहाँ पे अटेम्प्ट्स आपके जितने मर्जी हो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ज़िंदगी में आगे जाके आप अच्छा पैकेज नहीं लोगे या आपकी रिस्पेक्ट नहीं की जाएगी, आपसे ज़िंदगी में कोई आगे आके पूछेगा तेरे कितने अटेम्प्ट्स। अब मैं अपने CA स्टूडेंट को तो ये मोटिवेशनल कहना चाहूँगा वर्ड, देखिए जितना ज़्यादा आपका स्ट्रगल होता है ना, उतनी ज़्यादा आपको सक्सेस मिलती है, ये मेरा मानना है। बिल्कुल। अगर आपने लाइफ में स्ट्रगल नहीं किया तो शायद आप सक्सेस को डिजर्व नहीं करते। मतलब मैं तो फॉर्चुनेट मानता हूँ कि मैं CA में फेल हुआ, मतलब मैंने जॉब करी, जॉब में भी स्टार्टिंग में जब मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बना था, आई गॉट 45,000 पर मंथ। एक रियल एस्टेट कंपनी थी दिल्ली NCR में, मैंने जॉब की है। फिर उसके बाद बहुत कुछ सीखा मैंने, वहाँ पे सर्विस टैक्स का काम सीखा, GST का काम सीखा। लेकिन मैंने जनरली CA इंटर स्टूडेंट को एक चीज़ देखी कि वो बहुत डीप डाउन हो जाते हैं। जब देखिए CA में इंसान फेल होता है ना, तो उसको बहुत तकलीफ होती है, बहुत पेन होता है, बिकॉज समटाइम उसको ये समझ में नहीं आता कि उसकी गलती कहाँ है। राइट। तो मैं आपसे कहूंगा कि लाइफ में देखो, मेरा हमेशा मानना है कि अर्निंग मनी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। लोग मोटिवेशन की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मैं यहाँ शाहरुख खान का एक डायलॉग दूंगा, उसने एक बहुत अच्छी बात करी है, बिफोर बिकम फिलोसोफर बिकम रिच। राइट। फिलोसफी रिच लोगों के मुंह से अच्छी लगती है। तो मैं आपसे कहूंगा कि पहले आपको अर्निंग स्टार्ट करने के ऊपर इमीडिएटली फोकस करना चाहिए, क्योंकि अगर आप अर्निंग स्टार्ट करेंगे ना, तो आपका माइंड अच्छा होना शुरू हो जाएगा, आपकी पॉजिटिविटी आ जाएगी। तो अर्निंग कैसे स्टार्ट हो सकती है? अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं CA में, तो यू कैन चूज अनदर पाथ। मैं CA को छोड़ने को नहीं कह रहा हूँ, मैं उसको पोस्टपोन करने के लिए कह रहा हूँ। स्टार्ट आप कीजिए EA से या CPA से, और जब आप एक क्रेडेंशियल को अचीव कर लें तो आपका कॉन्फिडेंस आ जाएगा, स्टिल यू कैन डू CA। तो CA छोड़ना नहीं है, क्योंकि मैंने बार बार बोला है चार्टर्ड अकाउंटेंट इज जस्ट लाइक अ मदर फॉर मी। CPA मैंने किया है वो वाइफ जैसे है, तो वाइफ के पहले माँ आई है। तो मैं ये डेफिनेटली कहूंगा कि CA आपको कॉन्फिडेंस जरूर देगा, लेकिन अगर आप अर्निंग ही नहीं कर पा रहे, आप CA फॉर्म में जा रहे हो, वहां आपका एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, आपको 15,000 20,000 25,000 मिल रहे हैं, फिर आप TDS GST के वही बोरिंग से काम कर रहे हो, उल्टे टिक लगा रहे हो, ग्रीन वाउचिंग कर रहे हो, ये काम कर रहे हैं बहुत सारे। लेकिन आप सोचिए अगर आप EA कर लेते तो आप बिग 4 में जाते, आपकी फीडिंग कैसे होती? देखिए जैसा हम खाते हैं वैसे हमारी बॉडी होती है, तो फीडिंग अगर हम फूड की कर रहे हैं तो हमें फीडिंग थॉट की करना चाहिए। तो पॉजिटिव कैसे रहेंगे हम? व्हेन यू हैव द क्रेडेंशियल, व्हेन यू हैव द जॉब, व्हेन यू हैव अर्निंग, तो रेगुलर अर्निंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इफ यू आर स्टक इन CA, स्टॉप नॉट स्टॉप, डेफर, आप उसको डेफर कीजिए। और वंस यू बिकम EA और CPA, जैसे मैंने CA के बाद CPA किया, आप हो सकता है CPA के बाद CA करें या EA के बाद CA करें, लेकिन स्टार्ट अर्निंग इज वेरी वेरी एसेंशियल इन टुडेज वर्ल्ड। अदरवाइज आपका कॉन्फिडेंस चले जाएगा। बहुत सारे लोगों को देखा, उनकी एज निकल जाती है, उनकी शादी नहीं होती, ऐसे बहुत सारे केस मेरे पास आते हैं।
उनको रिस्पेक्ट नहीं मिल रही, तो मैं तो हमेशा बोलूंगा कि बी प्रैक्टिकल इन योर लाइफ, स्टार्ट अर्निंग फर्स्ट, देन उसके बाद रेस्ट ऑफ द थिंग्स आती है। बिल्कुल रिस्पेक्ट दोनों प्रोफेशन की। राइट। Thank you so much, sir, for your lovely feedback, and thank you so much, Aman, for your wonderful thoughts, and thank you so much to our dear viewers for watching this podcast. I hope कि जितने भी हमारे CA या फिर 12th पास स्टूडेंट्स हैं, जो भी हमारे यंगस्टर्स हैं, जो कि अपनी करियर में ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन लेके आना चाहते हैं या फिर एक कमबैक करना चाहते हैं, then this podcast will definitely help you. And if you have any further queries, then you can definitely contact us at the below mentioned details. Our dedicated team will be there to assist you further. And yes, don't forget to like, share, and subscribe to our YouTube channel along with the all social media platform, because we are coming with more such informative contents.